start. Chale, very good evening boys and girls. Be very patient, be very calm and quiet. So we pull our discussion of market ahead. हमारा चैप्टर जो मार्केट है उसका डिस्कशन अब हम आगे लेकर चलते हैं. मार्केट चैप्टर में अब तक हमने थ्योरी डिस्कस की है, जहां पर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस किया है. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट अब कंप्लीट करने के बाद हम कल लास्ट में कुछ नए कंसेप्ट्स देखे थे. जैसे पहला था टोटल रेवेन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट द रेवेन्यू जनरेटेड आउट ऑफ सेलिंग ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी एट ए गिवन पर्टिकुलर प्राइस. मैंने ये 10 मोबाइल बेचे. कितने मोबाइल बेचे? 10. व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड? 10. एंड ईच मोबाइल इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 20,000. So what is my total revenue? 10 multiplied by 20,000 is equal to 2 lakh. What is 2 lakh? Total revenue. Revenue generated out of sale of all the quantity at a given price. Right? So total revenue is equal to price multiplied by quantity sold. Price multiplied by quantity sold. इसके बाद हमने देखा था average revenue. What do you mean by average revenue? Revenue per unit of quantity sold. Revenue per unit of quantity sold is called as average revenue. Let's say 10 मोबाइल बेचकर मुझे टोटल रेवेन्यू मिला 2 लाख रुपए का, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20,000. So revenue per unit of mobile which is being sold is 20,000. That is my average revenue. Then lastly we saw marginal. Marginal का मतलब क्या होता है? Change. Change in revenue due to change in sale of quantity. Change in revenue due to change in quantity of sale is called as marginal revenue. Marginal revenue is change in revenue due to change in quantity of commodities sold is called as marginal revenue. I sold one mobile for 20,000. I sold second mobile for 50,000. So how much is the change in the revenue? 30,000. So what is 30,000? Marginal revenue. Right? Are we okay with three concepts? Right? इसी के आधार पर ये टेबल है. देखो आपके पास अब ये नया वाला जो मैंने पीडीएफ भेजा है वही रेफर करना राइटिंग वर्क के लिए. मार्केट में बहुत इनकम्प्लीट है पुराने वाले पीडीएफ में. सो इस वाले पीडीएफ में अगर आप देखो तो अभी यहाँ यूनिट्स दिए हैं. यूनिट 1 to 10 इज माई क्वांटिटी सोल्ड. एक यूनिट से 10 यूनिट मेरी क्वांटिटी सोल्ड है, उसके हिसाब से मेरे टोटल रेवेन्यू दिए गए. उसके बाद एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कैसे एस्टिमेट हुआ है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स और क्वांटिटी सोल्ड. फिर उसके बाद क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम? टोटल रेवेन्यू एट n माइनस टोटल रेवेन्यू एट n माइनस 1. सो सेकंड यूनिट की जब हम मार्जिनल रेवेन्यू काउंट करते हैं, सेकंड यूनिट में टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा? 18. 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 8. मार्जिनल रेवेन्यू इज 8. इस हिसाब से हमने सारे कॉलम में मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया है, एस्टिमेट किया है. अभी ओके. अब ये जो कैलकुलेशन है इसे ध्यान से देखो. टोटल रेवेन्यू एक पायदान तक बढ़ रहा है. पहले शुरुआत में वो फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है. फास्ट स्पीड से बढ़ने के बाद टोटल रेवेन्यू के बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है. टोटल रेवेन्यू की बढ़ने की स्पीड जैसे ही कम हो गई उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगता है. टोटल प्रोडक्ट कर्व की तरह. जैसे टोटल प्रोडक्ट कर्व में 3 स्टेजेस होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में. पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न. पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न. कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकल रहा है तो रेवेन्यू बढ़ने वाला है. फिर होता है मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है बेटा? मेरा आउटपुट बढ़ता है लेकिन इनपुट की जो रिक्वायरमेंट है अब वो ज्यादा हो जाती है पहले के मुकाबले. थर्ड स्टेज में जब हम चले जाते हैं तो इनपुट ज्यादा लगने लगता है, आउटपुट कम होने लगता है. तो मेरा खर्चा ज्यादा है, मेरा रेवेन्यू कम है. मेरा आउटपुट कम है, खर्चा ज्यादा है, मेरा आउटपुट कम है. तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? लॉस इनकर करूंगा. राइट? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस के हिसाब से कंपेयर करें तो मेरे टोटल रेवेन्यू कर्व भी कैसी होगी? शुरुआती जब फर्स्ट स्टेज रहेगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. फिर जब सेकंड स्टेज आएगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू स्पीड कम कर लेगा. और फिर बाद में जैसे हम थर्ड स्टेज में आ जाएंगे तो मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होने लगेगा? डिक्लाइन. सो हाउ इज द टोटल रेवेन्यू कर्व? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. कहां से शुरू होता है वो? ओरिजिन. शुरुआत में वो बढ़ता है, फास्ट स्पीड से बढ़ता है. फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है, डिमिनिश होने लगता है.
एक मैक्सिमम पॉइंट पर आने के बाद फिर वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब रहेगा? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और रेवेन्यू का क्या संबंध है? लॉजिक वही है। When marginal utility is zero, total utility is maximum. If you remember, when marginal utility is zero, total utility is maximum. On the same logic, when marginal revenue is zero, total revenue will be maximum. Compare. देखो, unit number 6, marginal revenue is zero, total revenue is 30. Is it the maximum in the table? Yes or no? हाँ या ना? उसके बाद डिक्लाइनिंग शुरू हो गया। डिक्लाइनिंग कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जाता है। जब मेरा खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो मेरा लॉस होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव होगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, राइट। सो टोटल रेवेन्यू शुरुआत में बढ़ता है, फिर बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है, फिर बाद में जाकर वो डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। एवरेज रेवेन्यू कर्व को देखो, सीधा कम होते रह रहा है वो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It goes on declining. It never will be zero. क्योंकि एवरेज कभी जीरो नहीं होता। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 10, 8, 6, 4, 2, 0. मार्जिनल रेवेन्यू को एवरेज रेवेन्यू के साथ कंपेयर करो, ज्यादा स्पीड से कौन कम हो रहा है? तो ज्यादा स्टीप कौन रहेगा, मार्जिनल या एवरेज? राइट, दोनों भी डिक्लाइनिंग है, बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट ज्यादा स्टीप कौन है? ज्यादा स्टीप कौन है? एम आई क्लियर? राइट। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक्स एक्सिस को टच करती है, जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू जब निगेटिव होगा, माय मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल कट द एक्स एक्सिस। माय मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल cut the x-axis, but when marginal revenue will be negative, the total revenue curve will keep on declining. Now look at the diagram. ये देखो डायग्राम, नीचे ज्यादा स्टीप क्या है मेरी? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। डायग्राम दिख रहा है क्या सभी को? नहीं भी दिख रहा, आप मोबाइल में देख सकते हो। ज्यादा स्टीप कौन है? मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू भी कैसी है? डिक्लाइनिंग है। दोनों भी कर्व कैसी है? डिक्लाइनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ज्यादा स्टीपली कौन कम होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। नाउ कंपेयर, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज जीरो, ऊपर देखो टोटल रेवेन्यू कर्व है। टोटल रेवेन्यू कर्व पहले बढ़ रहा है, फिर उस बढ़ने की स्पीड शुरुआत में ज्यादा है, फिर धीरे धीरे बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। वो धीरे धीरे स्पीड कम होकर वो एक पॉइंट पे आ जाता है जहां टोटल रेवेन्यू क्या होगा बेटा मेरा? मैक्सिमम। और जहां टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। जहां टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, ऊपर वो दिख रहा है क्या पॉइंट? लाइन खींचिए, देखो वो नीचे से खींचिए, जहां मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? जीरो। वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, 6 नंबर पे नीचे दिख रहा है, 6 नंबर पे, राइट। नीचे 6 नंबर पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। उसी पॉइंट के ऊपर 6 यूनिट पे ऊपर अगर हम देखें, टोटल रेवेन्यू क्या है बेटा मेरा? मैक्सिमम। डायग्राम में देखो 6 यूनिट पे क्या है टोटल रेवेन्यू मेरा? 30। एम आई क्लियर? उसके बाद 7वें यूनिट से आगे मेरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नेगेटिव हो रही है, तो उसी पॉइंट से आगे ऊपर टोटल रेवेन्यू कर्व को ऑब्जर्व करो, इट इज गोइंग ऑन डिक्लाइनिंग। एज माय एडिशनल रेवेन्यू और चेंज इन रेवेन्यू इज नेगेटिव, माय टोटल रेवेन्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग। यस और नो? लॉजिक समझती है सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या? जब इसी हिसाब से अपने को रिलेशन समझना है। एक्सप्लेनेशन, इन द अबव गिवन डायग्राम quantity sold is denoted by x-axis, revenue on the y-axis, total revenue, TR is the total revenue curve. The total revenue curve keeps on increasing as long as marginal revenue is positive. जब तक marginal revenue positive है, तब तक total revenue बढ़ता रहेगा। शुरुआत में फास्ट बढ़ेगा, बाद में धीरे से बढ़ेगा, लेकिन जब तक marginal revenue positive है, तब तक total revenue बढ़ता रहता है। टोटल रेवेन्यू बढ़ना कब कम हो जाए, बंद हो जाएगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो गया, वहां टोटल रेवेन्यू बढ़ना खत्म हो जाएगा, और वही पॉइंट रहेगा जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। और उसके बाद जो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू हुआ, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ने की जगह पे क्या होगा बेटा? डिक्लाइन। बढ़ने की जगह क्या होगा? डिक्लाइन। अभी ओके, राइट? द टोटल रेवेन्यू कर्व is highest when the marginal revenue curve is 0 at 0.6.
the total revenue curve tends to decline as the marginal revenue curve tends to be negative. That is from 7 to point number 10. Are we okay? Are we okay everyone? किसी कुछ पूछना है? ये यूनिट आज खत्म करना है अपने को, यूनिट खत्म करके आज छुट्टी करेंगे. नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू कर्व. इन द अबव गिवन डायग्राम, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज AR. द एवरेज रेवेन्यू कर्व कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग विथ एवरी एडिशनल यूनिट. जैसे जैसे मेरा क्वांटिटी सोल्ड हो रहा है वैसे वैसे मेरा एवरेज रेवेन्यू घटता जा रहा है. सो इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. As quantity sold increases, average revenue decreases. There is inverse relationship. तो कर्व कैसा होगा? Downward sloping from left to right. But this curve is not negative. So it does not touch the x-axis, it does not cut that x-axis as the marginal revenue curve. The average revenue is never zero, hence the average revenue curve could never touch the x-axis. Next, marginal revenue curve. In the above given diagram, MR is the marginal revenue curve. The marginal revenue curve is downward sloping from left to right. As the marginal revenue curve is diminishing, the marginal revenue curve tends to go below the x-axis as the marginal revenue tends to be negative. At point 6, marginal revenue curve is 0. This is the point where total revenue is maximum. दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? Are you able to see? सब लोगों ने डायग्राम देखा क्या? डायग्राम समझ में आया सबको? देखो शुरुआत में डायग्राम में देखो 1 to 5 यूनिट क्या है? मेरा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है. मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव कब तक है? 5 यूनिट. छठे यूनिट पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, छठे यूनिट पे वो 0 हो रहा है. एज लॉन्ग एज छठे यूनिट तक पॉजिटिव है तब तक मेरा टोटल रेवेन्यू कब बढ़ता जा रहा है, तब तक मेरा टोटल रेवेन्यू कब बढ़ता जा रहा है. जहां पे वो 0 हो गए वहां वो मैक्सिमम हो गया. 7वें यूनिट से आगे मेरी मार्जिनल रेवेन्यू कब एक्स एक्सिस के नीचे जा रही है तो मेरी टोटल रेवेन्यू कब क्या हो रही है बेटा? डिक्लाइनिंग. सब समझ में आया? सब समझ में आया? चलो फिर आगे आओ. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये वाले पॉइंट पे हम बाद में आएंगे. यही है. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. नाउ अंडरस्टैंड. अब यहां से मार्केट का खेल शुरू हो गया. अब यहां से थ्योरी वेरी सिंपल सिंपल बंद हो गया. अब दिमाग लगाने का काम शुरू हो गया. अब यहां से तुम ध्यान दोगे तो चैप्टर समझ में आता, नहीं तो पूरा यहां से आगे पूरा चैप्टर खाली ऐसा देखते रहने का मेरे को. ऐसा कुछ समझ में नहीं आता आगे. अब प्लीज पे अटमोस्ट अटेंशन. अब तक रेवेन्यू के जितने कंसेप्ट मैंने समझाए सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? हाँ चलो. एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इससे पहले मैं AR MR परफेक्ट कंपटीशन के अंदर समझाऊं, आप मुझे समझाओ फीचर्स क्या है परफेक्ट कंपटीशन के. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स selling identical goods. Now the goods will be sold at a single price. The goods will be sold at a single price. So can I say the price of the industry will be the price of the firm? Now understand, मैं जो बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनो, ट्रिकी बातें हैं सब चीजें. अब यहां पे मजा शुरू होती है मार्केट की. Can I say price of the industry is the price of the firm? क्योंकि अगर आलू प्याज की इंडस्ट्री का दाम 10 रुपए किलो निकल गया तो क्या उसी दाम पे हर सेलर को बेचना पड़ेगा? हाँ या ना? क्योंकि डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक. डिमांड कैसी है बेटा? परफेक्टली इलास्टिक. आलू प्याज की इंडस्ट्री का, वेजिटेबल इंडस्ट्री का प्राइस निकला कि आलू प्याज जो है 10 रुपए प्रति किलो बेचना है. सो क्या इसका मतलब, इसके मायने ये है चाहे मैं रहूं, साक्षी ताई रहे, फिर हमारा भाले रहे, और कौन है हमारा रेवनवार रहे, फिर वो हमारा वो क्या प्रतिमेश गायकवाड़ रहे, कोई भी रहे, हम जितने आलू बटाटे वाले बेचने वाले हैं, आलू बटाटे एक ही छुआ गया, आलू प्याज वाले हम जितने भी हैं, हम आलू प्याज वाले जितने भी हैं, हम सभी लोगों को जो आलू या प्याज बेचना है वो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 10 रुपए प्रति किलो. क्योंकि हमारा प्राइस कौन तय कर रहा है? इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री का प्राइस है वही सिंगल प्राइस पे हर कोई बेचेगा. अब इंडस्ट्री का प्राइस लेट से 10 रुपए हो गया. साक्षी ताई बोले नहीं नहीं,
मैं इतने देर से सुबह से धूप में खड़ू, मैं तो 15 रुपए में बेचूंगी। बाकी हम सब लोग कितने में बेच रहे हैं? प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री 10 रुपए में। साक्षी तय कितने में बेच रही है? 15 रुपए में। कोई जाने वाला है क्या? और दिन भर भी खड़े रही तो भी उसके पास कोई एक ग्राहक भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। भाले बोला नहीं नहीं, मेरे को तो पूरा स्टॉक आज क्लियर करना है, मैं 7 रुपए में बेचना शुरू करूंगा। भाले अगर 7 रुपए में बेचना शुरू करें, सब लोग किसके दुकान पे भीड़ करेंगे? भाले के। लेकिन जब भाले को मालूम है कि प्याज उसका 10 रुपए में ग्राहक राजी खुशी लेके जा रहा है, खुद 7 रुपए में बेच के खुद का 3 रुपए नुकसान करेगा क्या कोई? ऐसे ना वैसे 10 रुपए में ग्राहक खुद राजी खुशी लेके जा रहा है, ऐसे वैसे उसका माल बिक रहा है 10 रुपए में, तो 7 रुपए में बेच के 3 रुपए का नुकसान भाले करेगा क्या? तो भाले प्राइस कम भी नहीं करेगा। साक्षी को मालूम है 15 रुपए में बेचूंगे तो मेरे दुकान पे भी कोई नहीं आएगा, ना कोई प्राइस बढ़ाएगा ना कोई प्राइस कम करेगा, क्योंकि डिमांड कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक। A slight change in price may lead to infinite change in demand. थोड़ा सा भी रुपया भी बढ़ा है तो भी तुम्हारा माल कोई नहीं खरीदता, और थोड़ा भी कम किया तो सब लोग खरीद लेंगे, लेकिन सब खरीदेंगे लेकिन उसमें नुकसान तुम्हारा होगा। वो लोग जो 10 रुपए में लेने के तैयार थे उनको 9 रुपए में क्यों बेचना? तो इसका मतलब क्या है? यहां पर एक सिंगल प्राइस पे ही पूरा मार्केट चलता है, एंड दैट प्राइस इज द प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का प्राइस 10 रुपए निकला तो पूरे जितने भी आलू प्याज के व्यापारी है सभी लोग कितने में बेचेंगे? 10 रुपीज में। 10 रुपीज, ठीक है। गौर फरमाओ, लेट्स से 5 किलो तक हमें बेचना है। 1st केजी, 2nd केजी, 3rd केजी, 4th केजी, 5th केजी। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। प्राइस क्या है मेरा? 10 रुपए। प्राइस क्या है मेरा? 10 रुपए। अब इसका टोटल रेवेन्यू निकालो। 1 केजी के ऊपर टोटल रेवेन्यू कितना है? 10। 2 पे कितना है? 3 पे कितना है? 4 पे, 5 पे, ठीक है। सो एट 5 क्वांटिटीज these are my different total revenue. Now calculate average revenue at first unit. 10 divided by 1 is 10. सेकंड में कैलकुलेट करने की गरज नहीं, दिमाग लगाओ। 20 divided by 2 is 20 divided by 2 is 10. 30 divided by 3 is 10. 30 divided by 3, मुंदड़ा कौन से मैथ्स की ट्यूशन में आते हो? 30 divided by 3 15. 30 divided by 3 10. 40 divided by 4 10. 50 divided by 5. Oh my God. Average revenue in all the quantities coming to 10. Come to marginal revenue. फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? 10 minus 0 is 10. सेकंड में 20 minus 10 is 10. 30 minus 20 is 10. 40 minus 30 is 10. 50 minus 40 is 10. प्राइस इज 10 सभी केस में. एवरेज रेवेन्यू इज 10 इन ऑल द केसेस. मार्जिनल रेवेन्यू इज 10 इन ऑल द केसेस. राइट? तब इस हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन की मुझे एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व निकालनी है. तो यहां कर्व देखो यार. अब ये ओपी प्राइस अज्यूम करो 10 है. ओपी प्राइस कितना है? 10. तो अगर मैं 1 to 5 क्वांटिटी प्लॉट करूं तो मेरी कर्व कैसी होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. हा या ना? अग्री? अग्री क्या? अग्री क्या? अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मेरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व निकालने की कोशिश करूं तो मुझे 5 यूनिट की क्वांटिटी जो है उसका पॉइंट का प्लॉटिंग करना पड़ेगा. ठीक है? ओपी कितना है? 10. ओपी रेवेन्यू के साइड में ओपी कितना है मेरा? 10. तो नीचे की साइड फर्स्ट क्वांटिटी लूंगा तो 10 आएगा, सेकंड 10, थर्ड 10, फोर्थ 10, फिफ्थ 10. एआर एमआर दोनों भी क्या है? 10 10 10 10 10 ही है. प्राइस भी क्या है? 10 है. तो अब सबसे पहली बात, पांचों केस में प्राइस कितना है? 10. क्योंकि प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री इज द प्राइस ऑफ द फर्म. फर्म ना उससे ज्यादा बेच सकता है ना कम में बेचेगा. ज्यादा बेच नहीं सकता क्योंकि कुछ बिकेगा नहीं, और कम में बेच के खुद का नुकसान करेगा नहीं. फर्म क्या बोलेगा? जो प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री वो प्राइस ऑफ द फर्म है. तो पूरे केस में प्राइस कितना है? 10. तो फिर मैंने पूरे प्राइस की प्लॉटिंग कर दी और कर्व निकाली. ये कर्व क्या है बेटा? मेरी डिमांड कर्व. ये क्या है? मेरी डिमांड कर्व. प्राइस कर्व नहीं बेटा, ये मेरी क्या है? डिमांड कर्व. आई एम इन द लव विद द शेप ऑफ यू. क्या है शेप? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का शेप क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. परफेक्टली इलास्टिक
Demand curve is always parallel to x-axis. Perfectly inelastic is parallel to y-axis. Perfectly elastic demand curve is parallel to x-axis. कल क्या बोला था मैंने? Under perfect competition, the demand is perfectly elastic. तो उस हिसाब से आई क्या मेरी डिमांड कर्व? perfectly elastic parallel to x-axis. आया ना? तो ये जो कर्व दिख रही है ये मेरी क्या है? डिमांड कर्व है. ये कर्व मेरी क्या है? डिमांड कर्व. हाँ या ना? अब दूसरी बात करेंगे हम, एवरेज रेवेन्यू कर्व. व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू इन ऑल द केसेस? 10 10 10 10 10. तो पांचों यूनिट का अगर हम प्लॉटिंग करें, फिर से मेरी एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसे आएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो द एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अग्री? Agree? Now we have to find out marginal revenue curve. How is the marginal revenue curve? The marginal revenue in all the cases is 10 again. We draw the point. Again the marginal revenue curve is parallel to x-axis. So can I say under perfect competition, demand curve is equal to average revenue curve is equal to marginal revenue curve is equal to parallel to x-axis. हाँ या ना? हाँ या ना? Under perfect competition, demand curve is equal to average revenue curve is equal to marginal revenue curve is equal to parallel to x-axis. Are we okay? Are we comfortable? ये वाला पॉइंट स्टार मार्क रखो, इसके ऊपर ही यूनिट 3 की शुरुआत होती है. ये वाला पॉइंट अगर भूल गए तो यूनिट 3 कुछ भी नहीं समझ में आएगा. अगर आपको MR/AR की पोजीशनिंग परफेक्ट कंपटीशन की समझी है तो ही आपको यूनिट 3 समझ में आएगा. ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे आए, समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझा होगा तो घर जाओ, मैं होमवर्क दे रहा हूं, कर लो. क्वांटिटी सोल्ड ले लो 1 to 5. टोटल रेवेन्यू क्या लिखेंगे? 10 20 30 40 50. AR MR कैलकुलेट कर लो, कर्व निकाल के देखो, यही आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो बोथ AR MR एंड डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एम आई ओके एंड क्लियर? यस और नो? देखो यहां नीचे कैलकुलेशन भी दिया है. कहा? मेरे को लगा दिया नहीं होगा. कंप्लीट है बेटा ये बुक मेरी, ये बुक कंप्लीट निकली मेरी. देखो 1 to 5. TR मेरा अलग अलग है, MR मेरा अलग अलग है, लेकिन सभी केस में MR और AR कितना दिख रहा है बेटा? 10. हाँ या ना? यस और नो? कितना है वो? 10. तो MR/AR 10 है, तो MR और AR की पोजीशनिंग सेम आएगी. दोनों की पोजीशनिंग सेम है तो क्या होगा वो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एम आई ओके? As goods under perfect competition are homogeneous at single price, therefore the average revenue is equal in all the above cases. As shown in the above schedule, AR is equal to MR, right? And दोनों इक्वल भी है और दोनों कैसे है? पैरेलल टू. नेक्स्ट, डिमांड फॉर गुड्स. द डिमांड फॉर गुड्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक. सो अगेन डिमांड कर्व इज ऑलवेज parallel to x-axis. Hence, as shown in the above given diagram, average revenue curve, marginal revenue curve in case of perfect competition is same and parallel to x-axis. Also, the demand curve is also the same curve, which is again parallel to x-axis. Am I okay? My dear friends, am I okay? समझा पॉइंट? समझा क्या? हो कि नहीं रे बाबा? हाँ. अब आओ अगले पॉइंट पे, जो कि है रिलेशनशिप. हम आपके है कौन, इन दोनों का रिलेशन निकालना पड़ेगा. सर क्या? वाह, क्या मारा है पीछे, फेंक के मारा है ऐसा. रिलेशनशिप बिटवीन AR, TR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा ध्यान दो. ध्यान अगर दो तो इजी है, ध्यान ना दो तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम चैप्टर है पूरा. ए शिंदे पाटिल, ध्यान दे रहा ज्यादा? ओके, नाइस, आई लाइक इट. रिलेशनशिप बिटवीन AR, TR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी. अगर आपको यहाँ क्लियर विजिबल नहीं तो मोबाइल में देखो, लेकिन ध्यान से
जो है डाउट अभी पूछो। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी अब चार लोगों का रिलेशनशिप समझना है अपने को, राइट। यहां दो का ही नहीं समझता, अब चार का समझा रहे सर, है ना, समझना पड़ेगा, बड़ा इकोनॉमिक्स है। अब देखो नीचे जो यू शेप में कर्व दिख रही है, ये कौन सी है मेरे? आई एम इन द लव विद द शेप ऑफ यू। किसका शेप है बेटा? ये टोटल रेवेन्यू कर्व। पहले बढ़ता है, एक पॉइंट तो जाकर मैक्सिमम होता है, फिर वहां से वो डिक्लाइनिंग होने लगता है। पॉइंट एच पे टोटल रेवेन्यू कर्व मैक्सिमम है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था बेटा? टोटल रेवेन्यू कर्व मैक्सिमम कहां होता है? जहां मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जीरो होता है। जहां मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जीरो होगा वहां टोटल रेवेन्यू कर्व मैक्सिमम होगा। नीचे वाला टोटल रेवेन्यू कर्व देखो, वहां पर एच पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू कर्व इज मैक्सिमम। तो उस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, ऊपर वाले डायग्राम में जो कर्व है जहां पर पॉइंट एन है, वो पॉइंट वो होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? जीरो 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 ओके, जीरो ओके। सो ऊपर की तरफ अगर हम जाए तो पॉइंट एन पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? जीरो। और उसके नीचे अगर मार्जिनल रेवेन्यू कब आ रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव। और वहां से आगे मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? डिक्लाइन। हाँ या ना? हो कि नहीं? हो कि नहीं? चलो अब समझाता हूं रिलेशनशिप। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम यहां पे थोड़ा सा अलग है, रेगुलर जैसा नहीं है। द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी कर्व आर यूनिकली रिलेटेड टू वन अनदर बाय फॉर्मूला। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला को स्टार मार्क करके रखो, इसके ऊपर एमसीक्यू आने की पूरी संभावना है। The marginal revenue curve, the average revenue curve, the total revenue curve and price elasticity। मैंने बोला ना यहाँ पे दो लोगों का संबंध नहीं समझता, रिलेशनशिप नहीं समझते, हमें चार लोगों का समझना है। तो चार लोगों का समझना बोलते तो मुश्किल काम है। तो मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व and price elasticity are uniquely related to one another by the formula। क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस वन अपॉन ई। क्या बोल रहा है मैंने? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस वन अपॉन ई। ओके, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस वन अपॉन ई। ये रिलेशनशिप का फॉर्मूला है। किन किन का? एमआर, एआर, टीआर और प्राइस इलास्टिसिटी। ये चारों यूनिकली रिलेटेड विद फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस वन अपॉन ई। आओ ठाकुर, ई मतलब क्या है? इलास्टिसिटी। ई मतलब क्या है? इलास्टिसिटी। एमआर मतलब क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। एआर मतलब क्या बेटा? एवरेज रेवेन्यू। Now let's try to find out the marginal revenue with respect to different numeric value of the elasticity. You know that elasticity ranges from 0 to infinity. Sorry, बरोबर, 0 to infinity. Elasticity is never negative. Lowest scale क्या होता है? 0. 0 मतलब क्या होता है? Perfectly inelastic. Then it is 0 to 1. Greater than 0, less than 1. This is inelastic. Then it is one which is called as unit elastic. Then elasticity may be greater than 1 but less than infinity. Then it will be elastic. And finally the elasticity may be infinite which is perfectly elastic. Am I okay? अभी हम क्या करेंगे? पांचों पॉइंट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इन न्यूमेरिक वैल्यू को हमारे इस फॉर्मूला में डालेंगे और फिर मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? एमआर इज इक्वल टू AR इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। अब प्लीज थोड़ा ध्यान दो, शुरुआत करते हैं एक से। When elasticity is equal to 1,
What kind of velocity it is? Unitary elastic. What kind of velocity it is? Unitary elastic. अब हम रिलेशनशिप में इस इलास्टिसिटी की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं. mr इज इक्वल टू AR इंटू ब्रैकेट E माइनस 1 अपॉन E. AR मल्टीप्लाइड बाय इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है मेरी? 1. 1 माइनस 1 अपॉन 1. AR इज इक्वल टू AR multiplied by 0 by 1. 0 divided by anything is 0. Multiplied by anything is 0. So when elasticity is 1. When elasticity is 1. Marginal revenue is 0. अब डायग्राम में देखो. ये डायग्राम है. मैंने एक लीनियर डिमांड कब आपके सामने ली है. प्लीज 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 इधर ध्यान दो. अभी कुछ भी मत लिखो. सब हाथ फोल्ड करो, स्ट्रेट बैठो और सिर्फ इधर देखो मैं जो बता रहा हूं अभी. जब लिखने के लिए बोलूंगा तब देखना. देखो यहां पे डिमांड कर्व है. यहां पे मैंने पॉइंट इलास्टिसिटी यूज किया था. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? पॉइंट इलास्टिसिटी. याद आया क्या? धुंधला धुंधला आए रे. पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. थैंक गॉड. लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. तो हमारी ये डिमांड कर्व यहां पे निकाली जा रही है. ये दिख रही है डिमांड कर्व अभी? हाँ कि ना? यस और नो? ये मेरी डिमांड कर्व है. अब इस डिमांड कर्व पे मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है. सेंटर ऑफ द पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है? अगर मान लो मैं एज्यूम कर लूं कि ये डिमांड कर्व की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटर पॉइंट सी जो दिख रहा है सामने, राइट, ये सेंटर पॉइंट सी जो है, इस सी पॉइंट के ऊपर, इस सी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या रहेगी? 4/4 यानी क्या रहेगी? 1. राइट. इसके नीचे की तरफ जाओ, इसके नीचे की तरफ जाओ, इसके नीचे की तरफ जाओ तो समझ लो उसके आगे का पॉइंट हम पकड़ लिए. लोअर सेगमेंट होगा 2. लोअर सेगमेंट होगा 2. अपर सेगमेंट क्या बचेगा? 6. 2/6 इज 2/6 इज 1/3. 1/3 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग. इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. उस सी पॉइंट के ऊपर अगर मैं जाऊं तो लोअर सेगमेंट होगा 6, अपर सेगमेंट होगा 2. 6/2 इज 3. तो सेंटर वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ कैसी है इलास्टिसिटी? इलास्टिक. सेंटर पॉइंट से नीचे कैसे है? इन इलास्टिक. और जहां पे टच हो रहा है, जहां पे टच हो रहा है नीचे की तरफ, वहां पर कितना है बेटा? वहां कितना है? वहां कितना है? 0 है. एक्स एक्सिस पे नीचे जहां टच होता है वहां 0 है. उससे ऊपर 0 से ज्यादा है. सेंटर पॉइंट पे 1 है, फिर 1 से ज्यादा है, और ऊपर जब वाई एक्सिस को टच होता है तब इंफिनिटी होता है. सबसे लोअर पॉइंट में नीचे की तरफ जो टच होती है डिमांड कर, वहां पर क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक. वहां से ऊपर इनइलास्टिक, फिर यूनिट इलास्टिक, फिर इलास्टिक, और फिर परफेक्टली इलास्टिक. समझ में आया क्या? इलास्टिसिटी याद आया? अभी हमने क्या फाइंड किया कि जब इलास्टिसिटी 1 होगी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 0. व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू 0, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. देखो रिलेशनशिप मिल रहा है सबका, सबका रिलेशनशिप मिल रहा है. क्या मिल रहा है? व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0. व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, माय टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. अब ये पॉइंट जो मेरा सी पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इलास्टिसिटी 1 है. वहां से मैंने नीचे की तरफ पॉइंट लिया, वो एग्जैक्टली नीचे एंड पॉइंट पे आके जुड़ रहा है क्या? आया ना? तो उस पॉइंट में मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है? 0. उस पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू 0, उसी पॉइंट को नीचे टोटल रेवेन्यू पे एक्सटेंड करूंगा तो पॉइंट एच पे आता है. तो पॉइंट एच क्या है? इज अ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम. प्रूव हो गया? प्रूव. इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, लेट्स कंसिडर 2. अब ये कहां जाएगा? उस एक्सिस से ऊपर. सबसे नीचे क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक. फिर ऊपर आया है तो इनइलास्टिक. इनइलास्टिक. इनइलास्टिक के बाद यूनिट इलास्टिक. यूनिट इलास्टिक के बाद इलास्टिक, और इलास्टिक के बाद परफेक्टली इलास्टिक. अब हम कहां है? मिडल पॉइंट से ऊपर है कि नीचे है? डिमांड कर्व के मिडल पॉइंट से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर. अब ऊपर की तरफ है, मतलब कौन से पॉइंट पे बेटा? ये वाले पॉइंट पे. दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ऊपर वाले पॉइंट पे. अब हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है? 2. कितने बेटा? 2. mr इज इक्वल टू AR इंटू मल्टीप्लाइड बाई E माइनस 1 अपॉन E.
AR multiplied by 2 minus 1 upon 2, AR into 1 by 2, AR into 1 by 2, AR into 1 by 2, that means फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा? AR डिवाइडेड बाय 2. फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा? AR divided by 2. A positive number divided by a positive number means the answer will be also positive. So can I say AR is positive? My average revenue is positive? Yes or no? If velocity is greater than 1, then my average revenue is positive. Then my average revenue is positive. हाँ या ना? Sorry, marginal revenue is positive. Sorry, MR is equal to है ना वो. So MR is equal to AR by 2. AR पॉजिटिव है, डिवाइड बाय 2 वो क्या आएगा? पॉजिटिव. वो पॉजिटिव आया मतलब क्या है? MR क्या है? पॉजिटिव है. When elasticity is greater than 1, MR is positive. क्या सिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले? As long as the marginal revenue is positive, the total revenue curve will keep on increasing. क्या बोला था मैंने? बोला ना? As long as marginal revenue is positive, the total revenue curve will keep on increasing. ये देखो, ये वाले C पॉइंट से ऊपर की तरफ चलो. C वाले पॉइंट के ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, बराबर. अब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कंसीडर करें तो MR पॉजिटिव है. जब तक MR पॉजिटिव है तब तक टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहेगा. अब इस सेंटर एज पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड में देखो, ये लेफ्ट साइड में देखो, टोटल रेवेन्यू कब बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो MR पॉजिटिव है. एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव द टोटल रेवेन्यू कर्व कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जहां पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 0 हो गया, वहां मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व क्या हो गया? मैक्सिमम. समझ में आया क्या? हो चलो, अब हम लास्ट पार्ट. इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, अब ये कहां आएगा? सेंटर पॉइंट के नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ? सेंटर पॉइंट के नीचे की तरफ. अब सेंटर पॉइंट के नीचे की तरफ जाना है हमें. लेट्स कंसीडर कि हमारी इलास्टिसिटी 0.5, राइट? 1 से कम, 0 से ज्यादा. 0.5 की वैल्यू को डालना है फॉर्मूले में. MR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाइड बाय E माइनस 1 अपॉन E. 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5. AR मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.5 अपॉन 0.5. AR multiplied by minus 1, AR is equal to MR is equal to minus AR. If MR is equal to minus AR, that means MR is negative. क्या बोला था मैं? As long as the MR is positive, the total revenue curve keeps on increasing. Where MR is equal to 0, TR is maximum. But as the marginal revenue curve becomes negative, the total revenue curve will keep on declining. आओ ठाकुर आओ. अब देखो ये वाला पार्ट, सेंटर E से नीचे की तरफ जो है मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 1. क्या है मेरा? इनइलास्टिक. जब इनइलास्टिक आ रहा तो MR क्या आ रहा मेरा? नेगेटिव. यहां से नीचे MR कर्व देखो, इस एंड पॉइंट के नीचे सब कैसी है? एक्स एक्सिस के बिलो है. तो कैन आई से MR इज नेगेटिव? इफ MR इज नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू इज, देखो अब राइट हैंड साइड. समझा क्या? चारों के बीच का यूनिक संबंध. यस और नो? हाँ या ना? हम दो, हमारे दो. समझे? दे ऑल आर वेरी नाइसली रिलेटेड विद द फॉर्मूला MR is equal to AR multiplied by E minus 1 upon E. Are you okay with the relationship? हाँ या ना? किसी को डाउट है तो पूछो, बाद में मत आना मेरे पास. डाउट है तो अभी पूछ लो.
किसी को नहीं समझ में आया कुछ? ते फॉर्म्युल्याने काढलाय, युनिक फॉर्म्युला आहे ते, त्याचं रिलेशनशिप सेटअप केलंय त्यांनी, मी नाही केलंय. तिथे AR काढत नाही, ते फक्त MR निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दाखवायचा प्रयत्न करतायत. वरी तो डायग्राम पाहिला नाही बहुतेक. डिमांड कर्व इज माय ऍव्हरेज रेव्हेन्यू कर्व, तिथे निगेटिव्ह नाही, वरी बघ जरा, हे तर दिसतोय का? व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व कैसे निकालते अपन? प्राइस और क्वांटिटी को कंसिडर करके. एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? एवरेज प्राइस. कैन आई से एवरेज रेवेन्यू इज एवरेज प्राइस? एवरेज रेवेन्यू इज एवरेज प्राइस. प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन निकाल के AR कर्व ही कब है मेरा डिमांड कर्व है. जो AR कर्व होता है वही डिमांड कर्व होता है. तो ये मेरा डिमांड कर्व ही मेरा AR कर्व है. तो कहां आया नेगेटिव? सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस MR के कैलकुलेशन के लिए वहां नेगेटिव पकड़ा, कभी नेगेटिव नहीं. समझे क्या? डायग्राम में AR कर्व नाम दिया है, देखो जरा, नेगेटिव है क्या हो? फिर और कोई सवाल? पर अच्छी बात है, इतना दिमाग तो लगा रहे हो. दिल घूम घूम जाए तड़पाए. चलो, बहुत अच्छी चीज सिखानी है तुम लोगों को. लास्ट पॉइंट फॉर टुडे. जिसको जाना है वो जा सकता है, किसी पे रोक टोक नहीं है मेरी. चलो, नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल प्रिंसिपल्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहेवियरल प्रिंसिपल. किसी भी बिजनेस ने कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कब प्रोडक्शन करना चाहिए, कब प्रोडक्शन रोकना चाहिए, ये अगर तुम्हें समझना है तो उसके लिए आपको बिहेवियर प्रिंसिपल समझना होगा. अगर आप बिहेवियर प्रिंसिपल समझते हो तो आप आपके बिजनेस के प्रोडक्शन का डिसीजन बहुत अच्छी तरह से ले पाओगे. कल को अगर आप फैक्ट्री करते हो और फैक्ट्री बनाने के बाद फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन को कब बढ़ाना है, कब कम करना है, कब रोकना है, कब बंद करना है, ये सब डिसीजन लेने के लिए आपको जो एक प्रिंसिपल हेल्प करेगा उसे हम कहते हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल. क्या कहेंगे उसे हम? बिहेवियरल प्रिंसिपल. बिहेवियरल प्रिंसिपल में हमें दो प्रिंसिपल सीखने हैं. These are the principles to be followed by the producer for producing the goods and services. कोई भी प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसने ये दो प्रिंसिपल का फॉलो करना जरूरी है. अगर ये दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो एग्जैक्टली समझ पाएगा कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस नहीं करना है. पहला पॉइंट क्या है? देयर आर टू बिहेवियरल प्रिंसिपल. प्रिंसिपल नंबर 1, a firm should not produce at all if its total variable costs are not met. अब इसके अंदर हमें ज्यादा ध्यान टोटल रेवेन्यू पे देना है. पहला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट. कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं. चाहे आउटपुट बनाओ मत बनाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपको इनकर करना ही पड़ेगा. राइट? सो टोटल रेवेन्यू से टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे कुछ उतना मायने नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप प्रोड्यूस करो मत करो टोटल फिक्स कॉस्ट तो इनकर करना ही है. बरोबर? टोटल फिक्स कॉस्ट तो इनकर करना है. मैं क्लास चलाऊ मत चलाऊ, मुझे भाड़ा तो देना ही है. तो मेरे बिहेवियरल प्रिंसिपल की जो डिसीजन है, इस डिसीजन में प्रिंसिपल नंबर 1 में अगर हम देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंस वेरिएबल कॉस्ट को दिया गया है. क्लास में एडमिशन हो ना हो, फिक्स कॉस्ट तो मुझे इनकर करना है, तो उसके लिए मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा. लेकिन जब मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज माय वेरिएबल कॉस्ट. लेट्स से प्रिंटिंग कॉस्ट. राइट?
अब समझ लो तुम्हारे क्लास में मैंने 10 एडमिशन किए हैं। 10 एडमिशन के लिए 2 कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट। 10 एडमिशन हो ना हो मुझे 20,000 रुपए यहां का भाड़ा रेंट कंपल्सरीली देना पड़ेगा। लेकिन 10 एडमिशन करके मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनकर करूंगा वो कौन सा कॉस्ट है मेरा? वेरिएबल कॉस्ट। वो कौन सा कॉस्ट है मेरा? वेरिएबल कॉस्ट। लेट से एक एक बच्चे को जो नोट्स प्रोवाइड करने हैं मुझे, वो नोट्स का कॉस्ट है 500 रुपीज। कितना है? 500 रुपीज। जो 10 एडमिशन मैंने दिए उसके हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ मेरा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5000। क्लास चलाकर मैं मेरे 5000 भी रिकवर नहीं कर सकता तो क्लास चला के मतलब है क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट तो मैं रिकवर कर ही नहीं सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल फिक्स कॉस्ट तो मैं रिकवर कर ही नहीं सकता। अरे बाबा, जो आउटपुट बनाने के लिए जो वेरिएबल खर्चा कर रहा हूं, द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। एडमिशन देकर जो मैं 5000 रुपए प्रिंटिंग का कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, वो भी मैं मेरे क्लास लेकर रिकवर नहीं कर सकता। तो क्लास चलाने में कुछ फायदा है क्या? फायदा है क्या? अगर फर्म फिक्स कॉस्ट रिकवर करो नको करो वो छोड़ दो, एटलीस्ट आउटपुट, बदलते आउटपुट के साथ जो एडिशनल खर्चा वेरिएबल कॉस्ट मुझे लग रहा है, कम से कम मेरे रेवेन्यू में से उतना तो रिकवर होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं बात? क्योंकि ऑलरेडी लेट से मैं क्लास ले रहा हूं, 5000 रुपए का मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट है, 10 जनों का एडमिशन लिया, एक बच्चे की फीस 500 रुपए, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ मेरा? 5000। 5000 मेरे रेवेन्यू है, 5000 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। सो एटलीस्ट बिजनेस चलाकर, क्लास चलाकर मैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रहा हूं। अनडाउटेडली स्टिल आई एम इन लॉस, क्योंकि मैं मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा। तो भी ठीक है, जब तक तुम तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर सकते हो तब तक बिजनेस में प्रोडक्शन करना चाहिए। ये रूल क्या बोलता है? जब तक तुम तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर सकते हो टोटल रेवेन्यू में से, तब तक आप प्रोडक्शन करो। मैं क्लास ले रहा हूं, मेरा टोटल रेवेन्यू 1000, फिक्स कॉस्ट तो दूर दूर तक संबंध नहीं, वो रिकवर हो नहीं रहा, मेरे वेरिएबल कॉस्ट 5000 है, मैं वो भी रिकवर नहीं कर पा रहा। तो ऐसा बिजनेस करके मतलब है क्या? ऐसा प्रोडक्शन करके मतलब है क्या? कम से कम अभी हम वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आउटपुट बढ़ेगा तो फिर आगे चल के फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा। जब 10 का 20 एडमिशन होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा, धीरे धीरे क्यों ना हो आगे चल के मैं मेरा फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लूंगा। लेकिन आज के डेट में अगर मैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सकता तो ऐसी क्लास चला के मतलब है क्या? हाँ या ना? यस और नो? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डस्टर। ये डस्टर एक फैक्ट्री में बनता है, उस फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट का तो हम कंसिडरेशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि प्रोड्यूस करो मत करो 10,000 रुपए तो देने चाहिए। हाँ या ना? प्रोडक्शन डिसीजन मेन वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। लेट्स से एक डस्टर को बनाने का खर्चा 10 रुपए, तो ये 10 रुपए क्या है मेरा? वेरिएबल कॉस्ट। कितना बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। और एक डस्टर को बनाने का खर्चा 10 रुपए है, और डस्टर बनाकर मैं 10 रुपए भी रिकवर नहीं कर सकता, तो डस्टर बना के कुछ फायदा है क्या? है क्या कुछ फायदा? मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जेब से पैसे डालो, फिक्स कॉस्ट के तो मार तो अपनी जेब पे पड़ रही है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट की मार भी जेब में से भर रहे हो। मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो कि उपकार कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है क्या? क्लास फ्री में चलाई तो भी समझ में आता, ना कुछ देना ना कुछ लेना। 5,000 रुपए का खर्चा करके 1000 रुपए लेके 500 रुपए खर्चा करना, इसमें कोई बुद्धिमत्ता है क्या? ये डस्टर बनाने का खर्च 10 रुपया है, मैंने 100 डस्टर बनाए तो कितना पैसा लग रहा मुझे? 1000। फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा है, फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा है, लेकिन 10 डस्टर बना 100 डस्टर बनाने के खर्चा कितना लग रहा मेरे जेब से? 1000। वो रिकवर नहीं हो रहे। मैं डस्टर बेच के बाहर से मार्केट से रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहा हूं 200 रुपए। कितने? 200। मार्केट से मेरे को ये डस्टर बेचकर 100 डस्टर बेचकर कितने रुपए आ रहे? 200। मैं मेरे जेब से और 800 लगा रहा और 100 प्रोड्यूस कर रहा हूं। होशियारी है इसमें, आया ना? मेरे को मार्केट से आ रहे 200 और मैं 1000 रुपए में डस्टर बना के 200 रुपए में बेच रहा हूं। डस्टर कितने में बना रहा हूं? 1000 में। बेच कितने में रहा हूं? 200 में। क्या मस्त बिजनेस कर रहा हूं ना एकदम। एक का डबल कर देंगे अपन, क्यों? है ना? करना चाहिए क्या? फिक्स कॉस्ट का तो कोई संबंध ही नहीं, वो तो रिकवर ही नहीं हो रहा। लेकिन बाप जी, अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सके तो ऐसे बिजनेस का करोगे क्या? चीजें बनाने के लिए जेब से पैसे डाल रहे हो। 2 रुपए आ रहे इसमें, 8 रुपए मैं डालूंगा फिर भी बनाऊंगा। प्रोडक्शन करना है मेरे को।
समझ में आ रहा है पहला प्रिंसिपल? तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल से? अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। अगर मैं मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर सकता तो ये क्लास चलाने में कोई सेंस नहीं है। टीचरों की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, या महीने का हर महीने का स्टेशनरी वगैरह का एक्सपेंसेस, लाइट बिल, फिर बाद में सब चीजें, ये महीने का मेरे को तकरीबन जो वेरिएबल खर्चा है ये तकरीबन 1-1.25 लाख के बीच में, 1-1.5 लाख के बीच में आता है। अगर मैं मेरे क्लास चलाने के रेवेन्यू में से 1.5 लाख भी अगर रिकवर नहीं कर सकता तो अन्य से क्लास चलाने में कुछ मतलब है क्या? मेरे को सब लोगों के पास फीस आ रही है महीने की 40,000, मैं हर महीने वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर कर रहा हूं उसके लिए 60,000 रुपए जेब से डाल रहा हूं, फिक्स कॉस्ट की मार अलग से पड़ रही है। कितने दिन सर्वाइव करूंगा? 1 साल 2 साल, बाद में सब बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कल को बिजनेस करोगे तो बिजनेस में प्रोडक्शन कब करना? जब तक वेरिएबल कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हो। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे तो ऐसे बिजनेस को, ऐसे प्रोडक्शन को कोई सेंस नहीं होता। तो बिहेवियरल प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। तो ये रूल क्या कहता है? फर्म ने कब प्रोड्यूस करना चाहिए? इफ टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, then and then only a firm should produce. If total revenue is less than total variable cost, भाई साहब बनाओ मत। चीजें बनाने के लिए घर से जेब से पैसे डालना, इसको कोई बनाना नहीं बोलता। बात समझ में आ रही है? मार्केट में से डस्टर के 2 रुपए आ रहे हैं, 8 रुपए तुम जेब में डाल के बना रहे, मैं 10 में बना रहा, 2 में बेच रहा, प्रॉफिट करोगे क्या? लिपट जाओगे बेटा, 1 महीने में फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी। आई गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल 1 समझ में आया? अब आप प्रिंसिपल नंबर 2 पे। अब ये बिहेवियर प्रिंसिपल का कुछ यहां पर एक्सप्लेनेशन है। अ फर्म शुड बी एबल टू कवर एटलीस्ट इट्स वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कंपलसरी लगना है। फिक्स कॉस्ट इज अ संक कॉस्ट, वो इनकर हो चुका है, उसके अंदर अपने को कुछ भी हो, प्रोडक्शन करो मत करो, डस्टर बनाओ मत बनाओ, फैक्ट्री अगर बनाई तो इसके डस्टर के फैक्ट्री के पैसे फिक्स कॉस्ट तो मेरे को भरने ही पड़ेंगे। हेंस दे हैव नो रिलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। As per the principle, a firm should produce only up to the extent where the total revenue is greater than total variable cost. अब यहां पर दिया है, देखो ये डायग्राम देखो, समझ में आएगा तुम्हें। डायग्राम में 1 to 10 प्रोडक्शन है, ये डस्टर का समझ लो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा है इस डस्टर को बनाने का? 1 यूनिट का 50, 2 का 90, 3 का 140, 4th का 196, 5th का 255 एंड सो ऑन। उसके बाजू में क्या है? टोटल रेवेन्यू। पहले यूनिट में कितना है? 100, टोटल रेवेन्यू 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, 50 में बन रहा है, 100 में बेच रहा हूं, बनाऊं सेकंड में 180 मेरा टोटल रेवेन्यू, बनाने का खर्चा कितना है? 90, बनाऊं क्या? बनाओ। 240, 40 बनाओ, 280, 196 बनाओ, 300 to 55 बनाइए। 300 रुपए बनाने का खर्चा, 300 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है, बनाऊं? यस बनाओ, एज लॉन्ग एज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहे बनाइए। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 के बाद बनाने का खर्चा 350 रुपए, पैसा कितना आ रहा है बेच के? 280, बनाना चाहिए। उसके बाद 240 रुपए आ रहे हैं, खर्चा कितना है? 400 रुपए, बनाना चाहिए? नहीं। उसके बाद 180 रुपीज आ रहे, खर्चा कितना कर रहा हूं जेब से? 450, बनाना चाहिए? नहीं। एंड फाइनली 100 रुपए आ रहे, 500 रुपए खर्चा है, बनाने का नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Behavioral principle 1 says a firm should produce as long as it is able to cover its variable cost. Point समझ में आया? Behavioral principle 2, ये लास्ट पॉइंट है आज का, हो गया, यूनिट भी खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट है आज का। A firm will be making maximum profit. Yes, a firm will be making maximum profit by expanding the output to the level where the marginal revenue is equal to the marginal cost. आ जाओ कॉस्टिंग चैप्टर भी वापस। क्या बोला था मैंने? पीछे वाला चैप्टर यहां आएगा अभी, अब यहां से आगे पूरा दिमाग घूमेगा, एसएससी, एमसी, फिर उसके बाद एआर, एमआर, सब चीज घूम रहा है, सब चीज आंखों के सामने घूमने वाली है। तो अभी कल जब आओगे, कल यूनिट में कुछ भी नहीं, डिमांड सप्लाई है, लेकिन थर्ड यूनिट जब शुरू करेंगे तब आपको कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा, वरना नहीं समझेगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ के आना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ के आओगे तो यूनिट 3 समझता है, नहीं तो यूनिट 3 में बस देखते रहने का ऐसे। द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या बोला यहां पर? द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट
by expanding the output to the level where marginal revenue is equal to the marginal cost. Where marginal revenue is equal to marginal cost, that will be the output जहां पर मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहेगा. कैसे? तो डायग्राम में देखो ऐसे. अब देखो हाउ इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. अभी देखा था हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग. मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग है. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. इस हिसाब से मैंने मार्जिनल कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना ली. यहां पर देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है मेरी? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है मेरा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व. अगर याद नहीं है तो देख लो ओपन करके. हाउ इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व? यू शेप. थोड़ा सा नीचे सटक से फिर ऊपर. राइट, पहले थोड़ा सा नीचे आता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, फिर वहां से इमीडिएटली वो ऊपर की तरफ जाने लगता है. राइट, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मार्जिनल रेवेन्यू कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हो राइट, इस हिसाब से मार्जिनल रेवेन्यू कौन सी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दे बोथ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E. They both intersect at point E. At the point of intersection, both curves are equal. So can I say at point E, MR is equal to MC, marginal revenue is equal to marginal cost. इसका मतलब क्या है? Change in cost is equal to change in revenue. जितना बदलता मेरा खर्चा है उतना बदलता मेरा रेवेन्यू है. मतलब बदलते खर्चे के साथ बदलता रेवेन्यू उतना है कि दोनों भी मैच हो सके. बदलते खर्चे के साथ बदलता रेवेन्यू भी उतना है, तो इसका मतलब मेरे पास सफिशिएंट रेवेन्यू है कि बदलते खर्चे को मैं मीटअप कर सकूं. बात समझ में आ रही है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का इक्वल होने का मतलब क्या होता है? बदलते खर्चे के साथ मेरा रेवेन्यू भी उतना बदल रहा है कि बदलता खर्चा वो मीटअप कर सके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, इसको वो समझते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पर होगा? वेयर MR is equal to MC. Where MR is equal to MC. They both are equal at point E. They both are equal at point E. अब नीचे की तरफ देखो, मेरी टोटल प्रॉफिट कर्व है. टोटल प्रॉफिट कर्व है. टोटल प्रॉफिट कर्व लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग है, बाद में एक पॉइंट पे वो टॉप पे आती है, मैक्सिमम होती है. राइट हैंड साइड में वो डिक्लाइनिंग है. ऐसा क्यों है तो वो भी समझाता हूं तुम्हें. देखो, जब मैं OA आउटपुट निकालता हूं, इधर ध्यान दो, अगर मैं OA आउटपुट निकालता हूं, यस पिलो इकड़े लक्ष्य द्या. अगर मैं OA आउटपुट, सब लोग डायग्राम की तरफ ध्यान दो, अगर यहां नहीं दिख रहा है तुम्हारे मोबाइल में देखो. अगर मैं OA आउटपुट निकाल रहा हूं तो उसके लिए मुझे मार्जिनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, और मैं अगर OA आउटपुट निकाल रहा हूं तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू भी उसमें से जनरेट होगा. ठीक है, अब मुझे सिर्फ कंपेयर करना है. अगर मैं OA आउटपुट निकालता हूं तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? AG. मार्जिनल कॉस्ट क्या है मेरा? AG. A पॉइंट से G पॉइंट पे गया. G पॉइंट कहां पर है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे. तो AG क्या हुआ मेरा? मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग OA आउटपुट. है ना? अब उसी पॉइंट पे OA आउटपुट पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? मुझे A पॉइंट से मार्जिनल रेवेन्यू पॉइंट पे जाना पड़ेगा. AF. AF क्या है मेरा? मार्जिनल रेवेन्यू. AG क्या है मेरा? मार्जिनल कॉस्ट. सो कैन आई से इंटरसेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. है या ना? लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू है. ए से जी पे AG हुआ. जी पॉइंट किसके ऊपर है? मार्जिनल कॉस्ट पे. तो AG क्या हुआ मेरा? कॉस्ट. AG क्या है मेरा? कॉस्ट. AG सुनो जी, ये है मेरा मार्जिनल कॉस्ट. AF क्या है मेरा? मार्जिनल रेवेन्यू. तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या? चेंज इन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन चेंज इन कॉस्ट. चेंज इन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन चेंज इन कॉस्ट. मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, बदलता रेवेन्यू ज्यादा है, बदलता खर्चा कम है. बिजनेस में क्या आ रहा है? प्रॉफिट, वो भी ज्यादा आ रहा है.
तो मेरी कर्व कैसी भाग रही है प्रॉफिट का, टन टना टन टन टना टन टन, है ना, समझे क्या? प्रॉफिट कर्व कैसी भाग रही है, टन टना टन टन टना टन टन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रेवेन्यू ज्यादा है, चेंज इन रेवेन्यू ज्यादा है, चेंज इन कॉस्ट कम है, तो मेरा प्रॉफिट दौड़ता जाएगा। कैसे भागेगा? टन टना टन टन टना टन टन, बरोबर। अब इस ई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे भावनाओं को समझो। मैं देख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तुम तुम्हारे किताब में देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो जरा, तुम्हारे पास मॉड्यूल ऐसे सामने रखो और बोलो लेफ्ट हैंड साइड। आया ध्यान में? लेफ्ट हैंड साइड कहां पर है हम? लेफ्ट हैंड साइड में, इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में MR इज ग्रेटर देन MC, सो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, MR ज्यादा है, चेंज इन रेवेन्यू ज्यादा है, चेंज इन कॉस्ट कम है, तो ऐसी जगह पे प्रोडक्शन रोकने में समझदारी है या बढ़ाने में समझदारी है? तो आई विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड में जाऊं तो मैं आउटपुट निकाल रहा हूं OB, आउटपुट क्या निकाल रहा हूं मैं? OB आउटपुट के लिए मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? BI। कितना बेटा? BI। और मेरा कॉस्ट अगर निकालना है तो मुझे कौन से पॉइंट तक जाना पड़ेगा? H। BI रेवेन्यू, BH कॉस्ट। ओ माय गॉड, BR रेवेन्यू, BH कॉस्ट। ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? ज्यादा क्या है? चेंज इन कॉस्ट ज्यादा है, बदलता खर्चा ज्यादा है, बदलता रेवेन्यू कम, यानी ज्यादा मैं आउटपुट बढ़ाने जा रहा हूं तो उस चक्कर में खर्चा ज्यादा लग रहा है, लेकिन बदलते आउटपुट के साथ क्वांटिटी सेल में रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ओ माय गॉड, टन टना टन, मेरी रेवेन्यू को किधर जा रही है फिर? प्रॉफिट कब? नीचे की तरफ। प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, व्हाई? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। लेफ्ट हैंड साइड में टन टना टन ऊपर, राइट हैंड साइड में टन टना टन नीचे। समझ में आ रही है? फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे MR इज इक्वल टू MC। MR इज इक्वल टू MC, वो कौन सा आउटपुट है मेरा? OQ। OQ पे QE मेरा MR है, QE मेरा MC है, MR इज इक्वल टू MC, चेंज इन रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट, दोनों भी इक्वल है, दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो यहां पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो वो मेरा जो प्रॉफिट कर्व दिख रहा है, क्या वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है? क्या वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है? उस Q पॉइंट से नीचे वो इमेजिनरी डॉटेड कर्व अगर हम निकाले तो क्या वो मेरे प्रॉफिट कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है? सो इससे क्या मैं ये कंक्लूजन बोल सकता हूं, द फर्म शुड प्रोड्यूस as long as MR is equal to MC, because this will be the point where the firm's profit will be maximum. फर्म ने कब तक प्रोड्यूस करना चाहिए? तब तक प्रोड्यूस करना चाहिए जब तक MR MC से इक्वल नहीं होता। एक बार MR MC से इक्वल हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन स्टॉप, उससे ज्यादा आउटपुट निकालने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा आउटपुट निकाले तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में गए तो कॉस्ट ज्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो राइट हैंड साइड में गए तो नुकसान, तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्शन नहीं करने का बाबा। लेफ्ट हैंड साइड में रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूस करो। सेंटर पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, चेंज इन कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन रेवेन्यू, जेब से कुछ नहीं जा रहा, यानी मैक्सिमम कौन से पॉइंट तक आपको प्रोड्यूस करना है? उस पॉइंट तक जहां तक MR इज इक्वल टू MC, वही दिया है। द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपांडिंग द आउटपुट टू द लेवल वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, कहा है किरण ताई? बोला कहा है? कहा है नहीं? ठीक है, कहा है? काय? हाँ काय? हाँ
सांगतो तुला. बाकी को समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? एक्सप्लेनेशन खत्म. तो मैक्सिमम कौन से आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा? एट OQ आउटपुट वेर MR इज इक्वल टू MC, द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. बिहेवियरल प्रिंसिपल 2 समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो. हैप्पी शिवरात्रि.